नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉरेस्ट इन राजस्थान। मतलब वनों को प्रभावित करने वाले कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो भूगोल के विद्यार्थियों के लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है। आज हम इस पे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर ज़रूर करें। वनों को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानने से पहले दोस्तों, आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि राजस्थान के वनों के विस्तार की ऐतिहासिक रूपरेखा देखते हुए आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं एक बार आपको याद दिलाना चाहूँगा कि राजस्थान का जो अरावली का पश्चिम वाला भाग है, जिसे हम बिल्कुल डेजर्ट के रूप में जानते हैं, सर्वविदित है ये, उसमें भी ऐसे कुछ जगह जिनका नाम मैं जिक्र करना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा कि उन जगहों में जो फॉसिल पाए गए हैं, पाषाणीकृत जमाव जो मिले हैं, उनसे यह विदित होता है, ज्ञात हुआ कि वहाँ पर पूर्व में कभी वनस्पति के आवरण रहे होंगे जो आज हमें रेत के टीले नज़र आते हैं या डेजर्ट का विस्तार है। दो जगह है बाड़मेर व जैसलमेर में जहाँ वनों के अधिक प्रसार होने के प्रमाण मिले हैं। एक है अंकल गांव जिसमें पाषाणीकृत जमाव मिले हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में समगांव में स्थित है। इसी प्रकार से राज्य के गठन के समय 13% भाग पर वनों का विस्तार था, जिसमें खेजड़ी व कुमठा वृक्ष मरुस्थलीय भूभाग में बालूका स्तूपों के स्थिरीकरण में उपयोगी जो वनस्पति है उसका विस्तार अधिक था। यहाँ की विश्नोई जाति के बारे में हम सभी जानते हैं। यह जाति के द्वारा जो वृक्षारोपण या वन संरक्षण, जीव संरक्षण के रूप में जो काम किए गए पूरी दुनिया में ये प्रसिद्ध है। इनका भी बहुत अधिक मात्रा में योगदान रहा है कि राजस्थान के वनों के संरक्षण एवं जीवों के संरक्षण में इनका विशेष योगदान है। इसी तरह से कि सरकार का जो शुरुआत ऐसे नियम बनाकर, ऐसे कानूनों का निर्माण करके सरकार ने भी वनों के संरक्षण में लोगों को ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ ऐसे अधिनियम बनाए हैं। राजस्थान वन अधिनियम 1953, जिसमें अनियंत्रित पशुचारण वन विनाश का प्रमुख कारण है, उसकी रोकथाम के लिए अधिनियम बना। इसी के साथ जोधपुर में अक्टूबर 1952 में काजरी की स्थापना की है। यह काजरी स्टेशन वनों के विस्तार के लिए नई नई शोध के द्वारा नई नई जानकारियाँ हमें और सरकार को उपलब्ध कराते हैं कि राजस्थान के डेजर्ट के विस्तार में किन किन तरीक़ों से, किन किन प्रजातियों के वृक्षारोपण से उसके विस्तार को रोका जा सकता है। ये भी एक मील का पत्थर साबित हुई है। इनके द्वारा दी गई कई ऐसी उपलब्धियां राजस्थान में आज हमें दिखती है कि उसकी वजह से वनों का विस्तार जो हमारे मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें कम हुआ है या रोकथाम हुई है। इसी प्रकार से 1997 में राजस्थान में सर्वप्रथम सैटेलाइट इमेजरी से भी वनों का सर्वेक्षण किया गया। उसके आधार पर पहले तो सिर्फ मानवीय आंकड़ों के द्वारा या सर्वेक्षण के द्वारा वो सब होता था, लेकिन सर्वप्रथम जब सैटेलाइट इमेजरी से सर्वेक्षण हुआ उसमें एक्चुअल पोजीशन में जो वन थे उनका विस्तार उसमें नज़र आया। उसी के आधार पर नई जो नीतियाँ सरकार ने बनाई, सैटेलाइट इमेजरीज के जो डाटा को काम में लेकर आगे उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन हुआ और उसके विस्तार को करने में, उसकी रोकथाम में, उनके विनाश को रोकने के लिए सरकार की नीतियों में यह कारगर साबित हुई है। दोस्तों, आगे चलते हैं कि राजस्थान में जो वनों का विस्तार है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिनसे वनों का विस्तार रुका है या रोक सकते हैं। पहला है भौतिक दशाएं।
और दूसरा मानवीय दशाएं। भौतिक मतलब प्राकृतिक ऐसी दशाएं होती हैं जिनके द्वारा वनों का विस्तार प्रभावित होता है। इसी प्रकार से मानवीय दशाएं आज हम देखने को मिलती है, उसके द्वारा भी वनों के विस्तार में बहुत अधिक मात्रा में प्रभाव डालती हैं। भौतिक दिशाओं में तीन कारक बताए गए हैं। पहला कारक है प्राकृतिक कारक, दूसरा है जलवायु कारक, तीसरा कारक है जैविक कारक। मानवीय दशाएं जो बताई हैं वनों को प्रभावित करने में, उसमें आर्थिक कारक, सामाजिक कारक और कुछ अन्य कारक बताए गए। दोस्तों, भौतिक दिशाओं में हम सबसे पहले बात करेंगे प्राकृतिक कारकों में उच्चावच की। उच्चावच से तात्पर्य है जो आज हमें नजर आता है भौतिक स्वरूप, उसमें ऊंचाई के साथ साथ वनस्पति में भी परिवर्तनशीलता होती है। किंतु राजस्थान में पर्वतमालाएं सिर्फ अरावली का विस्तार और दक्षिणी पठारी क्षेत्र में ही ऊंची ज़्यादा अधिक मात्रा की ऊंचाई वाली पर्वतीय श्रेणियां नहीं है। उससे वनस्पति का जो आवरण है उसमें ज़्यादा भिन्नताएं नज़र नहीं आती। अरावली रीजन का दक्षिण पार्ट जो है वहाँ पर वर्षा की मात्रा अधिक होने की वजह से उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, कोटा, अलवर उस क्षेत्र में समतल मैदान के बजाय अलग किस्म के वनस्पति आवरण दिखाई देता है। इस प्रकार से उच्चावच भौतिक दिशाओं में प्राकृतिक कारक है जिसके द्वारा वनों को प्रभावित होता है हर प्रकार से। इसी प्रकार से मिट्टी की संरचना व गठन, मतलब मिट्टी का संरचना और गठन से तात्पर्य है कि किस प्रकार की मिट्टी किस क्षेत्र विशेष में पाई जाती है, उनमें विद्यमान पोषक तत्वों की वजह से जो प्राकृतिक वनस्पति उनमें पनपती है, उनके आधार पर भी यह अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं कि किसी क्षेत्र विशेष में किस प्रकार की स्पीसीज उस मिट्टी में पनपेगी जो कि उस वहाँ के लिए उपलब्ध है। अगला है धरातलीय ढाल। धरातल का ढाल किस प्रकार का होगा, ढाल के अनुसार भी वनस्पति की जो नेचर है वो प्रभावित होता है। उस ढाल विशेष में जलापूर्ति किस प्रकार की है, नेचुरल वेजिटेशन को एक तो वर्षा के द्वारा जल मिलता है, एक दूसरा है ग्राउंड वाटर लेवल से जो भी जल मिलता है उसकी जड़ों में, उसके पनपने में पानी की बहुत अधिक मात्रा में अच्छी भूमिका होती है। अगला प्राकृतिक कारक है चट्टानों की प्रकृति जो कि वनस्पति आवरण को प्रभावित करती है। आगे चलें दोस्तों। नेक्स्ट है जलवायु कारक। जलवायु कारक में वर्षा, तापमान, पवनों की दिशा व गति प्राकृतिक वनस्पति के लिए मुख्य निर्धारक तत्व है। जिस प्रकार से हमने अभी बात करी कि मिट्टी किस प्रकार की होगी, उनमें पोषक तत्व कैसे होंगे, वहाँ का ढाल कैसा होगा, उच्चावच कैसा होगा, वर्षा जल की मात्रा कैसी होगी, वो सब चीज़ें प्राकृतिक दशाएं जो नेचुरल वेजिटेशन है या कहें जो प्राकृतिक वनस्पति है उसको फलने फूलने में बहुत अधिक मात्रा में निर्धारक तत्वों में से मुख्य है। इसी प्रकार से अगला है आर्द्रता। हवा में कितनी आर्द्रता है वनस्पति को पनपने के लिए बहुत अधिक प्रभावी तत्व है। अगला है वाष्पीकरण की मात्रा, हवा में कितनी वाष्पीकरण है, वायु का दबाव कितना है। ये सब जलवायु कारक राजस्थान की वनों को प्रभावित करने में अपनी मुख्य भूमिका निभाते हैं। अगला कारक है जैविक कारक। जैविक कारक से मतलब है कि जीव जंतु जो उस वनस्पति के आसपास पर्टिकुलर एरिया विशेष में जहाँ वनों का आवरण है वहाँ किस प्रकार की वनस्पति पनप रही है, उस वनस्पति के साथ साथ कुछ जीव जंतु भी पनपते हैं या उसके साथ साथ एडजस्ट करके वो लोग रहते हैं। वनों को प्रभावित करने में जीव जंतु, वहाँ की जैव विविधता और जीवाश्म, उनके साथ साथ भूमि में जैविक तत्वों के अंश किस प्रकार के हैं, उन वनों में वन क्षेत्रों में किस प्रकार के जीव जंतु के साथ साथ पशु
और पशुओं के साथ साथ सबसे ज़्यादा वनों को, आवरण को प्रभावित करने के लिए मुख्य भूमिका निभाता है मानव। मानव ने सर्वाधिक मात्रा में अपने उपयोग के लिए वनों को बहुत अधिक मात्रा में बर्बाद किया है। चाहे तो हम कहें कि मनुष्य ने सबसे पहले खेती के लिए जंगलों को साफ करके अपने रहने के लिए जगह बनाई, उसके बाद अपने भरण पोषण के लिए खेती करना शुरू किया, वो भी जंगलों में साफ करके उसको जलाकर आग लगा कर प्लेन एरिया करके उसमें खेती की। उसके साथ साथ पशुपालन किए। पशुओं ने भी उन जंगलों को कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मात्रा में डिस्ट्रॉय किया है। और मनुष्य ने उसके साथ साथ जो जो विकास होता गया, अपनी आवश्यकताओं की चीज़ें, कह लीजिए कि रेलवे ट्रैक बिछाए, सड़कें बिछाई, उसके बाद इंडस्ट्रीज़ लगी हैं, तो वो सब चीज़ें जो जो ये सब विस्तार होते गए, शहरों का विस्तार होता गया, पॉपुलेशन जो जो बढ़ती गई, तो मानव ने अधिक रूप से मुख्य वनों को प्रभावित करने में मुख्य भूमिका निभाई है। या यूँ कहें कि मुख्य मनुष्य ने ही वनों के विस्तार को बहुत अधिक मात्रा में नष्ट किया है, जबकि प्रकृति अपने आप उन सब चीज़ों को एडजस्ट करती रहती है। उनके अडोप्टेशन के साथ साथ वन आपस में धीरे धीरे पनपते भी रहते हैं। दोस्तों, ये बात तो तय हो गई कि वनों के विस्तार को रोकने के लिए या उनके विनाश में सर्वाधिक रूप से मानवीय दशाएं उसके लिए जिम्मेदार हैं। अब मानव की आर्थिक क्रियाएं, सामाजिक क्रियाएं, कौन कौन से ऐसी सामाजिक क्रियाएं, कौन कौन सी सामाजिक और आर्थिक कारक हैं जिनके द्वारा वनों का विनाश मानव ने किया है। सबसे पहले हमने अब बात करी चुके पूर्व में कृषि, उसके अलावा परिवहन व संचार के साधन, व्यापार के लिए, औद्योगिकरण के लिए, उसके साथ साथ तकनीकी वैज्ञानिक विकास के साथ साथ जिन बहुउद्देशीय योजनाओं का निर्माण उसने किया है, उसके लिए भी वनों का ही नुकसान सर्वाधिक मात्रा में हुआ है। उसके साथ साथ और अन्य जो भी आर्थिक क्रियाएं मानव की रही है, उन आर्थिक क्रियाओं के प्रसार के लिए वनों का मानव ने पूरी तरीके से विनाश किया है। अगला कारक है सामाजिक कारक। उसमें 5-6 कारक हैं। नगरीकरण पे हमने बात कर चुके। उसके साथ साथ मानव ने वनों के विनाश के जो साइड इफ़ेक्ट्स अब मानव के ऊपर आने लगे हैं, उनके द्वारा कुछ सरकार के नियंत्रण और कुछ मानव ने अपने सोच के साथ साथ वो चीज़ें डेवलप की है। उसमें सबसे मुख्य है सामाजिक वानिकी का विकास किया है। मतलब सोशली हम इतने जागरूक होने जा रहे हैं, होते जा रहे हैं कि तकनीकी विकास के साथ साथ अब हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति में हमें ये पता चलने लगा कि वनों का भी हमारे जीवन में कितना प्रभाव है। तो सामाजिक वानिकी द्वारा हम भी वनों के विस्तार को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ सामाजिक मूल्य मान्यताएं हैं, वो भी वनों के विस्तार को प्रभावित करने का कारक है। इसी प्रकार से अगला है सामाजिक संगठन व संरचना, वृक्षारोपण कार्यक्रम, कुछ ऐसे आंदोलन जो वृक्षारोपण के लिए, वृक्षों के बचाने के लिए। पूर्व में हमने जिक्र किया कि राजस्थान में मुख्य रूप से बिश्नोई जो जम्बोजी के वंशज हैं, उन्होंने इनके विस्तार के लिए अपने जीवन की भी बलिदान की गाथाएं हमने सुनी है। कुछ ऐसे कारक भी हैं, धार्मिक कारक, कि वनों के विस्तार में, जैसे गाँव में हम देखते हैं कि कुछ ऐसे ओरन लैंड्स हैं, ऐसे कुछ क्षेत्र छोड़ दिए जाते हैं कि किसी देवता की मूर्ति की स्थापना करके उसके आसपास पेड़ लगा दिए जाते हैं। तो ओरन जो जंगल, छोटा जंगल, वहाँ विस्तार विकसित हो रहा है, वो इसी धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ आगे बढ़ रहा है। कुछ ऐसे वृक्ष भी हैं जो हमारी धार्मिक क्रियाओं में या धर्म के साथ जुड़े हुए हैं। उनमें पूजन में भी कुछ ऐसे पेड़ों की प्रजातियां जिनका हम पूजन में भी या पूजते हैं उनको, जैसे खेजड़ी है, आंवला, बरगद, पीपल आदि ऐसे हैं जिनको पूजते हैं। उनको काटना प्रोहिबिटेड है, ये मतलब उनको काटना पर रोकथाम है। धर्म के आधार पर भी उसको लोगों में एक आस्था होने की वजह से उसको काटने के लिए मनाही है। कुछ ऐसी राजनीतिक कारक भी हैं और मनोवैज्ञानिक दशाएं भी जो
वनों के विस्तार को प्रभावित करती हैं। मनुष्य ने अपने लालच के लिए या कह लेंगे स्वार्थ परकता के कारण निर्दयता से वनों को काटा है और उनका विनाश किया है। लेकिन केंद्रीय और राज्य प्रशासन न केवल वनों के विस्तार को बचाने के लिए प्रयत्नशील है, कुछ सामाजिक संगठन, धार्मिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं भी वन संरक्षण के लिए या यूँ कहें कि वृक्षारोपण वानिकी कार्यक्रम चला रहे हैं। किंतु हम भी कॉलेजों में, स्कूलों में वृक्षारोपण के कुछ ऐसे कार्यक्रम करते हैं कि लोगों में जागरूकता बढ़े और वो वृक्षारोपण करें और उनके संरक्षण के लिए भी कुछ न कुछ अपना योगदान करें। इसी प्रकार से वृक्षारोपण कर राजस्थान में वनों का विस्तार बढ़ाने में हम लोग सहयोग कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम इतना ही बात करेंगे इसमें। एक बार फिर से मैं डॉक्टर एस खींची, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, डॉक्टर BR अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्रीगंगानगर से आप सभी का धन्यवाद देता हूँ और एक बार फिर से आपको मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने का और शेयर करने के लिए कहता हूँ। थैंक यू।